शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर में। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। तो ये परिसीमन जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसा खारिज क्यों किया इसके बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो अधिकार है सिर्फ केवल किसको है, भारत के निर्वाचन आयोग को परिसीमन के बारे में वही देख रेख करते हैं। मतलब इससे संबंधित जो भी कार्य है वो भारत के निर्वाचन आयोग करता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस याचिका खारिज कर दिया। अब संविधान का अनुच्छेद 170 कहता है कि 2026 तक के बाद पहली जनगणना तक परिसीमन के कार्य पर रोक लगाता है। कहने का मतलब हुआ कि 2026 के बाद पहली जनगणना कब होगा, 2031 में, और हर जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो ये जो परिसीमन आयोग कब होगा, 2032 में होगा, और 2002 में संशोधन करके 2026 तक के लिए रोक लगा दिया था कि 2026 के बाद पहली जनगणना के बाद ही परिसीमन किया जाएगा। तो अब जो परिसीमन होगा 2032 में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौतियों को खारिज करते हुए कहा है कि ये जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन अधिनियम 2019 है, परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत परिसीमन आयोग के निर्वाचन क्षेत्रों में पुनः समायोजन का कार्य सौंपा है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत 2 नए संघ शासित प्रदेश बनाए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और अनुच्छेद 4 कहता है कि संसद को नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का गठन के लिए है। और अनुच्छेद 3 है कि ऐसे प्रावधानों को वो शामिल करने की अनुमति प्रदान करे। तो आगे देखते हैं। हम देखिए परिसीमन क्या है। एक और है कि केंद्र शासित प्रदेश पे अनुच्छेद 339 ये लागू होता है, न कि अनुच्छेद 170 लागू होता है राज्य पे। और इसी के अनुसार 2026 तक रोक है परिसीमन की, लेकिन और केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होता है 239। तो यहाँ परिसीमन किया जा सकता है केंद्र शासित प्रदेश में, लेकिन राज्य पे 2026 के बाद ही होगा। परिसीमन किसी देश या विधायी निकाय वाले किसी राज्य या क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को सीमाओं को तय करने या परिभाषित करने का एक प्रक्रिया है। और अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, मतलब कि जैसे कि अब 2021 में जनगणना, अब तो 23 में होगा, इसके बाद एक परिसीमन आयोग बनाया जाना चाहिए। लेकिन 2026 तो रोक है, तो अभी तो नहीं बनेगा। लेकिन नियम कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाती है। इसी अनुरूप परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। और 170 कहता है कि राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजित किया जाता है। परिसीमन का उद्देश्य है कि समान जनसंख्या समूह के लिए समान प्रतिनिधित्व और भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन प्रदान करता है। इस तरह किसी भी राजनीतिक दल को अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोका जाता है। अभी तक भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। जब पहली बार 1951 में जनगणना हुआ था, 1952 में, फिर इसकी जनगणना की 63 में, फिर 73 में, और अंतिम बार 2002 में जनगणना के परिसीमन का आयोग गठन होने के बाद ये 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। अब इसके बाद 2032 में ही, क्योंकि 31 में जनगणना होगा तो 32 में गठन होगा। दूसरा एक पॉइंट है कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति सिर्फ राष्ट्रपति करता है और आदेशों का कानूनी प्रभाव होता है। एक और इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता, इसलिए खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इसकी याचिका। कुछ पॉइंट हैं जो और देख लेना चाहिए।
जम्मू कश्मीर संबंधी जो कार्य है कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन भारत के संविधान द्वारा होता था, लेकिन विधानसभा क्षेत्र का परिसीमन राज्य सरकार के अधिकार में था। अब क्या हो गया, 2019 के बाद 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा और संसद दोनों का परिसीमन कौन करता है, भारत के संविधान के द्वारा होता है। ये हमारा आज का टॉपिक पहला खत्म हो गया, दूसरा देखते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मसौदा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसमें भू विरासत स्थल और भू अवशेष दोनों का संरक्षण और रखरखाव का एक विधेयक लाया गया, जिसमें संपूर्ण शक्ति किसको दिया गया है, CSI को प्रदान करता है, मतलब भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। कहता है ये जो मसौदा या ड्राफ्ट है 2022 में खनन मंत्रालय ने जारी किया था, और ये विधेयक भूवैज्ञानिक अध्ययन करेगा, शिक्षा संबंधित करेगा, अनुसंधान इस पर करेगा, और राष्ट्रीय महत्व के जितने भी भू विरासत स्थल या भू अवशेष का है उसकी घोषणा करेगा, उसकी संरक्षण करेगा, सुरक्षा करेगा या रखरखाव का प्रावधान करेगा। भू विरासत स्थल क्या होता है, दुर्लभ और अति विशेष भूवैज्ञानिक या भूआकृति विज्ञान वाले स्थल होते हैं। इनका भूआकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और सेल विज्ञान, इसमें जीवाश्म विज्ञान आते हैं, स्तर विज्ञान आता है, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए GIS खनन मंत्रालय का अधीन एक जो है संबंध कार्यालय होगा, GSI खनन मंत्रालय के अंदर, और 32 भू विरासत स्थलों की घोषणा की गई इसमें। तो किस प्रकार किया गया है, तो जीवाश्म पार्क जैसे शिवालिक जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश, भूवैज्ञानिक आश्चर्य जैसे लोनार झील महाराष्ट्र, सेल स्मारक जैसे प्रायद्वीपीय नई कर्नाटक में, इस टाइप के भूस्थल इसमें शामिल किए जाएंगे। अब कहता है कि इसमें मुख्य प्रावधान क्या है इस मसौदे में या ड्राफ्ट में, तो केंद्र सरकार के निम्नलिखित प्राधिकृत करता है कि किसी भी भू विरासत स्थल को राष्ट्रीय महत्व घोषित क्या करना है। अगर सरकार को लगता है कि ये भू विरासत स्थल है, राष्ट्रीय महत्व के लिए घोषणा कर देगा। ये भूमि को अर्जन जैसे निजी संपत्ति हो सकते ले सकता है, लेकिन एक उचित कीमत पर इसे नहीं लेगा। पुनर्वास या पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकार और प्रदेशाधिकार द्वारा 13 के अनुसार ये सब कर सकता है, और प्रत्येक भू विरासत स्थल के आसपास के क्षेत्रों में निषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र में रूप में घोषित करेगा। जैसे मान लें ये एरिया भू विरासत स्थल घोषित कर दिया, तो इसके आसपास के क्षेत्र को विनियमित कर देगा। इस अवशेषों को नष्ट करने या हटाने या खराब करने या दुरुपयोग करने पर आपको दंड भी मिलेगा। ये सब प्रावधान इसमें दिया गया है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है संरक्षण के महत्व से, उससे देख लेते हैं। कहता है इससे क्या होगा, पहला इम्पोर्टेंट है कि इससे पर्यटन और रोजगार बढ़ेगा, जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है कि ये भारत की गैर नवीकरणीय संपदा का भूवैज्ञानिक अध्ययन और शिक्षा अनुसंधान आदि में भूमिका निभाएगा, और ये विरासत की रक्षा करेगा। यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण संबंधित कन्वेंशन 1972 में अपनाया गया था, भारत लेकिन 1977 में इसकी पुष्टि की। तो ये महत्वपूर्ण थे लाभ। अब आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने 2024-25 तक रक्षा निर्यात में $5 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और इस बार कहता है कि 13,000 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, और 5 वर्ष में 334% का बढ़ोतरी हुआ है रक्षा निर्यात में। और भारत का कहता है 75 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ब्रह्मोस फिलीपींस को से साइन हुआ है, डील हुआ है, तो ये भी इसका योगदान करता है। अब निर्यात में क्या प्रमुख मद जो निर्यात किया जाता है, तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है,
अब तटीय गश्ती पोत है, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर है और तटीय निगरानी वाले प्रणाली आदि है। अभी तो अब ब्रह्मोस में इसमें शामिल किया गया। कहता है कि रक्षा निर्यात को चुनौती क्या है सम, तो कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वैश्विक छवि खराब है, इसकी स्थापित प्रक्रिया और अवसंरचना की कमी के कारण ऐसा होता है, और हमारा जो डिजाइन और विकास क्षमता का अभाव है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण डिजाइन और विकास क्षमता का अभाव है, निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी है और उद्योग अनुसंधान रक्षा संबंधों की कमी। R&D में अभी भी कमी बताया जा रहा है। अब तक की गई पहल है, अभी तक भारत सरकार ने क्या किया है। कहता है कि FDI जो है वो 74% कर दिया गया है स्वचालित मार्ग से, और ओपन जनरल एक्सपर्ट लाइसेंस अधिसूचित किया गया है, और इस रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है, और R&D में 25% उद्योग के नेतृत्व वाले अनुसंधान एवं विकास के लिए निर्धारित किया गया है। कुछ और इससे संबंधित पॉइंट है वो देख लेते हैं। रक्षा कंपनियों के लिए लगातार राजस्व उत्पन्न करेगा। इसके महत्व क्या हो सकते हैं, तो जो भी रक्षा कंपनी है उसके लिए लगातार राजस्व उत्पन्न करेगा। उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ लागत में कमी होगा। घरेलू उद्योगों में के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूरा करेगा और बचत करेगा विदेशी मुद्रा भंडार में, और अन्य देशों पर जो इसकी निर्भरता कम होगी। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है अगर रक्षा निर्यात बढ़ता है तो। नेक्स्ट देखते हैं कि सरकार ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में नवाचार बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने कहते हैं मूनशॉट परियोजना को पहचाना है और इससे जो भी संबंधित है इसे नवीन बजट में इसको लागू किया है। इसका मुख्य कार्य होगा अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया गया है। कहता है कि इसमें जो सटीक चिकित्सा और चिरकालिक रोग है उस पर इसका अन्वेषण किया जाएगा। हाल के बजट में इस संबंध की घोषणा यह है कि अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगा, उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। और भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग जो है उत्पादित मात्रा के आधार पर विश्व में कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। अब वर्तमान में इसका $50 बिलियन है और 2023 तक कहता है $130 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। भारत जो है अफ्रीका में जेनरिक दवाओं की मांग का 50% पूरा करता है, और अमेरिका के लिए 40% और यूनाइटेड किंगडम के लिए 25% आपूर्ति करता है, और भारत जो है वैश्विक मांग के लगभग 60% की आपूर्ति करता है वैक्सीन। हालांकि विविध कारणों से अभी भी भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उद्योग का अन्वेषक के रूप में स्थापित होना बाकी है। देश में मजबूत अकादमिक अनुसंधान नेटवर्क का अभाव है। जो भी कंपनियां हैं R&D पे सीमित व्यय करती है। हमारा जो बौद्धिक संपदा है उस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। भारतीय पेटेंट अधिनियम 270 में इशू है लाइसेंसिंग देने में। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट समाचार। अनियमित मौसम की घटनाओं का मानचित्र करने के लिए समर्पित केंद्र स्थापित किया जाएगा। अनियमित मौसम की घटना के लिए मानचित्र करने के लिए एक समर्पित केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा किया जाएगा और इसमें शॉर्ट नोटिस चेतावनी प्रदान किया जाएगा। और ये विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 314 दिन चरम मौसम घटनाओं का सामना किया। इसलिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संपूर्ण देश में मौसमी घटनाओं को ट्रैक करने के लिए नोडल एजेंसी है। ये किसके अंदर है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये नोडल एजेंसी है। IMD का ये इनसेट जो उपग्रह है इसकी श्रीलंका के साथ उत्पादों को रियल टाइम में विश्लेषण करता है और सूचना प्रसार करता है। कहता है इसरो के साथ भी ये सहयोग करेगा और इसमें तापमान, धूप, वायु की दिशा, गति और आर्द्रता का मापन किया जाएगा। IMD द्वारा पूर्ण अनुमान के लिए उपयोग किए जाने वाले कौन से मॉडल हैं, तो स्टैटिस्टिकल एंसेंबल फोरकास्टिंग सिस्टम है,
जो निम्नलिखित पर आधारित है। कहता है ये उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत के बीच समुद्री सतह का तापमान के उतार चढ़ाव को मापता है। भूमध्य रेखा दक्षिण हिंद महासागर में समुद्री सतह का तापमान मापता है। पूर्वी एशिया में समुद्री स्तर पर औसत दबाव मापता है और उत्तर पश्चिमी यूरोप में भू सतह के वायु का तापमान मापता है और भूमध्य रेखा प्रशांत में गर्म जल का आयतन मापता है। तो ये सबसे पता लगाया जाता है। कहते मानसून मिशन कपल्ड फोरकास्टिंग सिस्टम ये पूर्वानुमान आउटलुक जारी करता है। डायनामिक ग्लोबल क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम ये सुपर कंडक्टर भूमि पर वायुमंडल और महासागरीय स्थिति का विश्लेषण करता है। और मल्टी मॉडल एसेंबल फोरकास्टिंग सिस्टम ये वर्षा और तापमान पर मासिक और मौसमी आउटलुक जारी करता है। मौसम पूर्वानुमान सुधार के लिए क्या किया गया है, तो 2025 तक कहता है डॉपलर विद रडार नेटवर्क पूरे देश में कवर किया जाएगा। मुंबई 2020 में इन शहरों में शहरी बाढ़ चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की गई है। बेहतर प्रभाव आधारित मौसम पूर्वानुमान बहुत संख्यात्मक मॉडल की फाइन ट्यूनिंग की गई है। और मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप तैयार किया गया है, जो किसानों की सलाह के लिए मेघदूत ऐप जैसी स्मार्ट चेतावनी प्रणालियों को विकास किया गया है। अब छोटे छोटे न्यूज़ हैं, उसको देख लेते हैं। कपास वायदा अनुबंध कॉटन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हाल ही में लॉन्च किया गया है कि कपास वायदा अनुबंध में व्यापार शुरू किए गए। ये भारत सरकार द्वारा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के द्वारा शुरू किया गया है। कमोडिटी परिसंपत्ति या प्रतिभूति को भविष्य में खरीदने और बेचने के लिए किया गया एक समझौता है। कहता है इसमें मान्यता प्राप्त स्टॉक शामिल किया जाएगा। मध्यम और सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा और वास्तविक मूल्य निर्धारण में मदद मिलेगी और जोखिम को कम करने के लिए भी मंच मिलेगा। दूसरा राजस्व आसूचना निदेशालय कहता है ऑपरेशन ईस्टर्न रेल गेटवे के 24 किलो से अधिक सोना जब्त किया गया है। ये कहाँ से तस्करी हो रहा था, बांग्लादेश से। तो डीआरएफ वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन है और ये भारतीय सीमा शुल्क विभाग के शीर्ष तस्करी रोधी एजेंसी है। इसकी स्थापना 1962 के में हुआ था और ये नारकोटिक्स अधिनियम, वन्यजीव अधिनियम, पुरातत्व अधिनियम आदि के 50 से अधिक अन्य संबंध अधिनियमों के प्रावधानों को भी लागू करता है। इसका कार्य किया डीआरएफ के नशीले पदार्थों की तस्करी करता है। यह वन्यजीवों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय कोई वस्तु की तस्करी पर अंकुश लगाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कोई व्यावसायिक धोखाधड़ी और सीमा शुल्क पर चोरी पर रोक लगाता है। देख लेते हैं बीमारू राज्य का कॉन्सेप्ट। तो कहता है बीमारू एक संक्षिप्त रूप है। इसका इस्तेमाल बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए किया जाता है। जैसे बी से बिहार हो गया, एम से मध्य प्रदेश, BIM, और राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश। इसी का शॉर्ट फॉर्म बीमारू राज्य कहा गया। 2001 में कहा था 41% आबादी इसी राज्य में निवास करती थी। अब कहता है 2026 तक कितना हो जाएगा, 43.5% पहुँचने की उम्मीद है। पहली बार 1980 में कहता है जनसंख्याविद आशीष बोस ने इसका प्रयोग किया था। सांकेतिक रूप से किया गया था उन राज्यों के लिए जो आर्थिक समृद्धि और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में क्या है, पीछे है। उसने तर्क दिया कि परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण दृष्टिकोण से ये 4 राज्य देश में किसी और क्षेत्र में प्राप्त लाभ को पूरी करने की संभावना रखते हैं। मेमटेस बादल क्या है, नासा के अमेरिका नेब्रास्का के ऊपर वायुमंडल में मेमटेस बादलों की एक तस्वीर जारी की गई। मेमटेस बादलों के बारे में क्या है, ये आमतौर पर कपासी वर्षा होता है। हालांकि इन्हें बादलों के अन्य प्रकार जैसे स्तरीय कपासी मेघ या स्तरीय मध्य मेघ या कपासी मध्य मेघ के रूप में निर्मित या होते देखा गया है। आमतौर पर अधिकतर बादल ऊपरी उठती हवा के कारण बनते हैं, जब और कपासी मेघों के भीतर विक्षोभ अक्सर मेमटेस बादलों का निर्माण करते हैं। ठंडी हवा तीव्रता की कम ऊंचाई को ये उतरती है। आकार में बहुत भिन्नता हो सकती है। ये सब है।
नेक्स्ट देखते हैं रिवर सिटीज अलायंस। RCA के सदस्य बैठक द्वारा धारा नाम का एक आयोजित किया गया। यहाँ धारा से तात्पर्य शहरी नदियों के लिए समग्र रवैये से ये नदी शहरों को एक समृद्ध मंच प्रदान करेगा और ये नेटवर्किंग क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता केंद्रित करेगा। और गंगा बेसिन और गैर गंगा बेसिन दोनों राज्यों में शहर में शामिल है और ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आएगा और आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के साझेदारी से ये सफल होगा। अब कहता है ऑब्राइट उल्कापिंड 2022 के दियोरा उल्कापिंड 170 वर्ष में भारत का पहला ऑब्राइट था। यह उल्कापिंड गुजरात में गिरा था। ऑब्राइट एक प्रकार का उल्कापिंड है। ये मोटे दाने वाली आग्नेय चट्टान है। इसका निर्माण ऑक्सीजन रहित परिस्थितियों में हुआ है। इसके अलग अलग प्रकार में खनिज पाए जाते हैं और पृथ्वी पर ये नहीं पाए जाते हैं। खनिज डेहाइड का ये दूसरा सबसे बड़ा बस्ती उल्कापिंड में उल्लेख किया गया था। दियोदर उल्कापिंड का लगभग 90% जो हिस्सा है ऑर्थोरॉक्सीन से बना है। पैराक्सीन सिलिकेट होते हैं। इनमें सिलिका टेट्राहाइड SiO4 की श्रृंखला होती है और ऑर्थोपैरेक्सिन एक निश्चित संरचना वाले पैराक्सीन होते हैं। डेस्पा और जेराइट जैसे पैराक्सीन का उपयोग रत्नों के रूप में किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है पीटी के लिए। आटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे। इटली के एक शोध दल ने अल्मा का उपयोग करके एक रहस्यमयी काली आकाशगंगा का पता लगाया और इसे अदृश्य आकाशगंगा कहा जाता है। अल्मा एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप है। कुछ सर्वाधिक ठंडे पिंडों का उत्सर्जित प्रकाश का अध्ययन करती है। इसमें अपराग प्रकाश और रेडियो तरंगों के बीच 1 मिलीमीटर की तरंग तय होती है। ये ब्रह्मांड में सबसे शुरुआती और सबसे दूर के आकाशगंगा से आता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जिसमें यूरोप, जापान, USA और कनाडा और चिली आदि दल में शामिल है। सुएज नहर। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी ने अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी का मुकदमा दायर करने की बात कर रही है। यह शिपिंग कंपनी 2021 में सुएज नहर का अवरोध के कारण हुई थी। तो सुएज नहर के बारे में जानते हैं। ये मानव निर्मित जलमार्ग है। ये लाल सागर और के माध्यम से भूमध्य सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। एशिया और यूरोप के बीच एक छोटा समुद्री लिंक प्रदान करती है। ये देख सकते हैं, ये सुएज नहर, ये भूमध्य सागर है, ये अरब सागर है। कहता है 1968-69 में इसको खोला गया था और 1956 से इस पर मिस्र का अधिकार है। सुएज नहर दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले नौ परिवहन मार्ग में से एक है। इसके जरिए प्रतिदिन की मात्रा से विश्व व्यापार का 12% से अधिक, तेलीकृत प्राकृतिक गैस का 8% और 1 बिलियन बैरल का तेल का परिवहन डेली होता है। सुर्खियों में स्थल पुर्तगाल के देखते हैं। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। ये पुर्तगाल है। ये स्पेन है। स्पेन के बगल में ये पुर्तगाल है और इसका राजधानी लिस्बन है। अटलांटिक ओशियन के साइड में है और ये इधर है भूमध्य सागर। कथा कैथोलिक चर्च में बाल दुर्व्यवहार के अध्ययन के लिए पुर्तगाली बिशपों ने एक स्वतंत्र समिति का गठन किया था। इस समिति ने सूचना दी कि वर्ष चर्च 1950 से लेकर अब 4800 से अधिक बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। पुर्तगाल एक दक्षिण पश्चिमी यूरोपीय देश है। यह अधिकांश हिस्सा आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। इसके अंदर अटलांटिक महासागर में स्थित मेडीरा और एजोसा के छोटे द्वीप शामिल हैं। राजनीतिक सीमा स्पेन के साथ अपनी भूमि सीमा और मोरक्को के साथ समुद्री सीमा। मोरक्को इधर है। यहाँ का उच्चतम बिंदु देखें तो इसमें एक पिको ज्वालामुखी है। सेरा दा एस्ट्राला, ये भी मुख्य भूमि पर है और सबसे बड़ी नदी है तेजो नदी, जिसको टेगस कहता है। बस आज के लिए इतना।